महबूबा मुफ्ती जो कहती थी कि अगर धारा 370 को आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था जब 370 को यहाँ से हटाया गया था, उन्होंने बोला था कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा, जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ लिया और बहुत पहले तो वहाँ पाकिस्तान का झंडा भी चढ़ा देते थे मिलिटेंट कभी कभार। अगर मैं आपको बात बताऊँ अपने इस चंद्रभागा भाग की, तो सबसे पहले किश्तवाड़ से गाड़ी जम्मू जा रही थी और उसको सरथल वाली रोड पर नाले में लेकर धर्म पूछकर लोगों को अलग अलग किया गया और हिंदुओं को अलग किया, मुसलमानों को अलग किया और हिंदुओं को वहाँ गोली मारी, निर्मम हिंदुओं की। तो 370 को आप इतने नीचे गाड़ा गया है, इतना बड़ा खड्डा खोदा गया है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 100 सदियों में भी 370 अब वापस आ सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में अभी भी पाकिस्तान का कीड़ा है, वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और जैसे अपने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद चरम सीमा पर था। जय सीताराम, मैं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं बेखौफ जम्मू कश्मीर। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के डोडा के जनरल सेक्रेटरी राकेश शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आर्टिकल 370 को लेकर, 35A को लेकर और जो स्टेटहुड की मांग अब लगातार चल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और जो आर्टिकल 370 हटा उसके बाद क्या क्या बदलाव जो है हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। सर, स्वागत है आपका बेखौफ जम्मू कश्मीर में। सर, क्या कुछ कहेंगे आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव आए? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले साहिल जी आपका, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके देखने वालों का भी जो आपके चैनल के माध्यम से ये मेरी बात सुनेंगे उनको भी मेरा नमस्कार। आपको भी, जैसा आप बता रहे हैं कि धारा 370 को यहाँ से ख़त्म करने के बाद, 35A को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव, तो बदलाव बोलने की मुझे लगता है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जितना दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है। आप भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं, यहाँ ज़िला डोडा में रहते हैं। ज़िला डोडा में या जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले क्या था और आज क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब यहाँ धारा 370 का जैसा काला कानून, 35A का जैसा काला कानून यहाँ पर था, तो यहाँ शरेआम भारत के झंडे का अपमान किया जाता था। आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि भारत के झंडे का अपमान करे। सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कि ये बात है। उसके बाद आप देख रहे हैं, उसके बाद डेवलपमेंट के काम कितने ज़ोरों शोरों से हो रहे हैं। पहले जब भी कोई सेंटर का कोई प्रोजेक्ट यहाँ आता था तो यहाँ की सरकार उसको रोक लेती थी, बोल रहे थे कोई सेंटर की किसी भी यहाँ का काम को लगा इम्प्लीमेंट नहीं होने देते थे। कोई उसको कभी कोई हवाला देते थे, आपको उसको कोई कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे। आपने देखा था कि धारा 370 के चलते ही जब अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ, वहाँ गुलाम नबी आज़ाद जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ श्राइन बोर्ड को ज़मीन अलाट की तो उस पर कितना सारा बवाल हुआ। उन्होंने बाद में उसको वापस ले लिया। आज ऐसा कोई नहीं है। आज आप देखते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए कितनी सारी वहाँ डेवलपमेंट हो गई है। गाड़ी आज वहाँ पवित्र गुफा तक जाती है और आप अपने इस चंद्रभागा भाग में देखें कितनी सारी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुल सारे बन रहे हैं। कोई रोक टोक किसी कानून के तहत नहीं है। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस दिन ये आर्टिकल लगे हुए थे धारा 370 35A की बात करें, उससे पहले का भारत कैसा था या उससे पहले का जो जम्मू कश्मीर है वो कैसा था? उससे पहले जम्मू कश्मीर में अलगाववाद चरम सीमा पर था, पत्थरबाजी चरम सीमा पर थी और कुछ लोग यहाँ लोगों को बहला फुसला कर कभी आज़ादी का सपना दिखाते थे, कभी पाकिस्तान का सपना दिखाते थे। और धारा 370 को ख़त्म होने के बाद वो सारे सपने उनके टूट गए। आज सब लोग मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं। आज महबूबा मुफ्ती जो कहती थी कि अगर धारा 370 को आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आज आप देखेंगे कि कश्मीर के, श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में रात के 12 बजे भी लोग तिरंगा झंडा लेकर घूमते हैं। जिस तिरंगा झंडे को पहले वहाँ चढ़ाने के लिए कितनी सारी फोर्स, कितनी सारी प्रोटेक्शन रखनी पड़ती थी और बहुत पहले तो वहाँ पाकिस्तान का झंडा भी चढ़ा देते थे मिलिटेंट कभी कभार। लेकिन आज एक आम नागरिक रात के 12 बजे कश्मीर में तिरंगा झंडा लेकर घूम सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। सर, किस तरीके से देखते हैं एनसी जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रही है स्टेटहुड को वापस लाने के लिए? आज कांग्रेस ने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। लगातार जो बोल रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो है वापस लाया जाए, 35A को वापस लाया जाए, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे? देखो, धारा 370 को वापस लाना तो अब एक ख्वाब है। ये कभी वापस अब नहीं आ सकता है। चाहे जम्मू कश्मीर में
तो आ ही नहीं सकता है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार तो उसको कभी वापस ला ही नहीं सकती है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ये कानून बना है, और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जब कभी भी किसी दूसरी पार्टी को भी, फिलहाल तो कभी ऐसा होने वाला नहीं, मान के चलो कभी हो भी जाएगा तो कभी भी वो इसको समर्थन अब वापस करने में नहीं करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई दूसरी जमात हो। जम्मू कश्मीर के यहाँ लोग, चाहे कांग्रेस के हों चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, वो यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनके सेंटिमेंट्स को के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, उनको यहाँ बेवकूफ़ बनाते हैं, बोलते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे। उमर अब्दुल्ला जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था जब 370 को यहाँ से हटाया गया था, उन्होंने बोला था कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा, जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ लिया। उसके बाद उन्होंने इतने सारे यहाँ वादे किए, लोगों को इतने सारे सपने दिखाए। अब उन वादों से ध्यान भटकाने के लिए आज वो बोलते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, आज वो बोलते हैं हम स्टेट वापस लाएंगे। स्टेट वापस आनी चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी, हमने भी कहा, हम भी चाहते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय हिंदुस्तान के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि जब सही समय आएगा, उनको लगेगा कि यहाँ की जो हालात है सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से यहाँ सब ठीक हो जाएगा, तो स्टेट यहाँ अवश्य वापस आएगी। रही बात 370 की, तो 370 को आप इतने नीचे गाड़ा गया है, इतना बड़ा खड्डा खोदा गया है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 100 सदियों में भी 370 अब वापस आ सकता है। सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ यहाँ के लोग कर रहे हैं, और उनका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने बोला था कि हम आपको गैस फ्री देंगे, हम आपको राशन देंगे, हम आपको बिजली फ्री देंगे, हम पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए थे, लेकिन एक भी वादा, डेली विजिट्स के साथ उन्होंने वादा किया था, लेकिन 2 साल सरकार को हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस का किया हुआ एक भी वादा अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। अब सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सारी ड्रामाबाजी ये कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए, क्या कुछ सर ने कहा आपने भी सुना, और फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर में किस तरीके का माहौल जो आपको। सर एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे। सर जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और जो हिंदू को टारगेट किलिंग की जा रही है, उनका नाम पूछा जा रहा है, उनका धर्म पूछा जा रहा है, उसके बाद उनको गोली मारी जा रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा कुलगाम में किस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, वहाँ पर भी 2 हिंदू जो थे उनको वहाँ पर मारा गया। उसके पहले पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, उससे पहले श्रीनगर में स्कूल में एक प्रिंसिपल और एक हिंदू टीचर को वहाँ पर नाम पूछ के मारा गया। सर इसको लेकर क्या कुछ कहना आपका? ये आपका ये कहना सही है कि धारा 370 जब यहाँ पर थी तब तो ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी। अब उनमें बहुत सारी कमी हुई है, लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में अभी भी पाकिस्तान का कीड़ा है, वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और जैसे आपने बोला कि धर्म पूछ के, तो धर्म पूछ के अगर मैं आपको बात बताऊं अपने इस चंद्रभागा भाग की, तो सबसे पहले किश्तवाड़ से गाड़ी जम्मू जा रही थी, और उसको सरथल वाली रोड पर नाले में लेकर धर्म पूछकर लोगों को अलग अलग किया गया, और हिंदुओं को अलग किया, मुसलमानों को अलग किया, और हिंदुओं को वहाँ गोली मारी, निर्मम हिंदुओं की वहाँ नियत हिंदू की हत्या की। उसके बाद आप बरशाला में आ जाओ, वहाँ पर किया। आप कमलाड़ी में चले जाओ, चापनाड़ी में चले जाओ, न्योटा में चले जाओ, तेसा में चले जाओ, कुल्हाड़ में चले जाओ, ऐसी अनेकों घटनाएं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने यहाँ पर की। और कुछ यहाँ के लोग भी उनको सपोर्ट करते थे, जिनकी खोपड़ी में आज भी आप देखते हैं कि उनके कभी कभार ऐसे बयान आते हैं, उनको आज भी पाकिस्तान के सपने बीच बीच में आते रहते हैं, और वो भी उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन बहुत हद तक वो अब ख़त्म हो चुका है। अब नया कोई भी कश्मीर से हो या डोडा से हो, कोई नई भर्ती, बड़े समय से कोई नया लड़का पाकिस्तान नहीं गया ट्रेनिंग लेने, या मिलिटेंट नहीं बना है। लेकिन पाकिस्तान तो जब से बना है तब से उसके नापाक इरादे लगे रहते हैं, वो कभी न कभी ऐसी हरकतें करता रहता है पाकिस्तान। और यहाँ उनको ख्याल था जैसे कश्मीर में उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से डरा के भगाया, उनका अगला टारगेट ये हमारा चंद्रभागा भाग था। यहाँ भी उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मास किलिंग्स की, सेलेक्टिव किलिंग्स की, लेकिन यहाँ के राष्ट्रभगत समाज ने उनका डट के मुकाबला किया। वीडीजीज राइफलें उठाई, एसपीओ बने, और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को यहाँ लोहे के चन्ने चुभाए और उनको यहाँ से नस्त नाबूद किया। और आने वाले समय में भी उनका जो इरादा है उसको हम पनपने नहीं देंगे, पूरा नहीं होने देंगे। जब तक यहाँ का राष्ट्र भगत समाज इकट्ठा रहेगा, एकजुट रहेगा, दुनिया की कोई ताकत यहाँ पर दोबारा मिलिटेंसी को पनपने नहीं देगी। इक्का दुक्का जो ये छुटपुट घटनाएं होती हैं, छुप कर कहीं बोरी में आके राइफल लेके किसी पुलिस वाले की हत्या करेगा, कहीं किसी निहत्थे मजदूर पे
हत्या करेगा, तो मैं बोलता हूँ कि इससे घटिया और इससे निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती है कि एक मज़दूर आदमी जो बाहर से यहाँ अपनी रोज़ी-रोटी कमाने आएगा, तो उन पे उन्होंने हमला करके वो कितने बुज़दिल, कितने कायर और कितने नापाक लोग हैं, वो उस बात को दर्शाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, क्या कुछ सर ने कहा, आपने भी सुना। फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 307 या 35 से पहले बहुत ज़्यादा ऐसे आतंकवादी घटनाएं जो है जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा कम भी हुई हैं। जो आतंकवाद है वो जम्मू कश्मीर में बहुत सारा कम भी देखने को मिला, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है जो हिंदू धर्म का नाम लेकर हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, उनका नाम पूछते हैं और बाकायदा उनको अलग किया जाता है और उनको वहाँ पर गोली मार दी जाती है। किस तरीके से पहलगाम में हिंदुओं के अलग अलग जो इलाकों से अलग अलग राज्यों से लोग जो आए हुए थे पहलगाम में, उनको वहाँ पर मारा गया। उसके बाद कुलगाम में किस तरीके से 2 हिंदू बेकसूरों को जो ईंट के भट्टे पर काम कर रहे थे उनको वहाँ से अलग किया गया। हालांकि ईंट के भट्टे पे ऐसे बहुत ज़्यादा अन्य लोग भी थे जो वहाँ पर काम कर रहे थे, उनको वहाँ से अलग करके उनका नाम पूछा गया और उनकी आइडेंटिटी चेक की गई, उनका आधार कार्ड चेक किया गया। उसके बाद उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। चलिए, क्या कुछ आपका कहना है इस मुद्दे में, आप ही अपने राय ज़रूर दीजिएगा। जी साहिल सर को इजाज़त। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।